प्रिय विद्यार्थियों, आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण अध्याय पादप उत्तक संवर्धन की विधियां लेकर प्रस्तुत हूँ। पादप उत्तक संवर्धन, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व के वीडियो लेक्चर में ये समझाया गया था कि पादप उत्तक संवर्धन क्या है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार से हम एक पौधे के किसी उत्तक से बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। पादप उत्तक संवर्धन के विभिन्न तरीकों के अंदर, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन किया जा सकता है, 4 प्रमुख विधियां सामने आती है। पहला मेथड जो कहलाता है उसको हम कैलस कल्चर मेथड कहते हैं, और हम कह सकते हैं कैलस संवर्धन विधि। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कैलस क्या होता है, कैलस किसे कहते हैं, कैलस का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से कैलस से बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। द कैलस इज द मास ऑफ अनऑर्गेनाइज सेल्स। कैलस कोशिकाओं का एक अविभेदित, असंगठित समूह है जो कि किसी भी उत्तक के संवर्धन माध्यम पर रखने के बाद बनता है। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि जो इसमें कई सारी कोशिकाएं एक गुच्छे के समान इसमें दिखाई दे रही है, जो कि एक कैंसरस ग्रोथ की तरह दिखाई देता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस को तैयार करने का जो तरीका है वो हम संवर्धन माध्यम के अगर अगर डाल के भी कर सकते हैं, जिसे हम स्थिर संवर्धन कहते हैं, और उसको हम तरल संवर्धन माध्यम में भी करते हैं, जिसे हम कोशिका सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो निलंबन संवर्धन विधि, उसके द्वारा भी हम कैलस का निर्माण कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से कैलस का निर्माण किया जा सकता है। दोनों तरीकों में केवल माध्यम के ठोस होने का या तरल होने का अंतर है, जिसमें ठोस संवर्धन माध्यम के अंदर अगर अगर डाला जाता है, जबकि तरल संवर्धन माध्यम में 8% अगर अगर नहीं डाला जाता है। जब अगर अगर हम माध्यम में नहीं डालते हैं तो माध्यम जो है वो तरल होता है, और इसे एक रोटरी शेकर पर रख करके, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, रोटरी शेकर पर इन सारे फ्लास्क को रखा गया है, जिसमें तरल संवर्धन माध्यम रखा गया है और उसमें उत्तक को रखा गया है। लेकिन क्योंकि उत्तक माध्यम के अंदर डूब ना जाए, इसलिए इसे रोटरी शेकर पर लगातार हिलाया जाता है, जिससे उसको एरेशन होता रहता है और उत्तक को अंदर रेस्पिरेशन करने में या अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो तरल संवर्धन माध्यम के द्वारा भी हम कैलस का निर्माण कर सकते हैं, और स्थिर संवर्धन, जिसमें ठोस संवर्धन माध्यम होता है, जिसमें अगर अगर होता है, उसके द्वारा भी हम कैलस का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से हम कैलस से पादप का निर्माण कर सकते हैं, इसके मुख्य स्टेप्स आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, द स्टेरिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट, इनिशिएशन ऑफ कैलस, मेंटेनेंस ऑफ कैलस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लांटलेट फॉर्मेशन, एक्लिमेटाइजेशन एंड फील्ड ट्रांसफर। ये 6 स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पादप उत्तक से कैलस के द्वारा बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, व्हाट इज एक्सप्लांट? एनी एक्साइज पार्ट ऑफ प्लांट, और हम कहते हैं पादप का कोई भी पृथक्कित भाग एक्सप्लांट कहलाता है। जैसा कि स्लाइड में आपको यहाँ दिखाया गया है कि हम किसी भी पौधे के जड़, तना, पर्ण, उसकी एक्सिलरी बर्ड या किसी भी भाग से हम कैलस का निर्माण कर सकते हैं, और पौधे का ऐसा कोई भी भाग जिसे आगे चल कर के संवर्धन किया जा सकता हो, उसे हम कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं। सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ए प्लांट दैट इज यूज टू स्टार्ट इन विट्रो कल्चर आर कॉल्ड एज एक्सप्लांट्स। तो पौधे का हम किसी भी भाग, इस जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लेकर के कल्चर माध्यम में रखकर हम एक्सप्लांट के रूप में काम लेकर के उसे कैलस का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लांट के रूप में पर्ण का, स्तंभ का और रूट के कई सारे पीसेज आपको कल्चर माध्यम पर दिखाए गए हैं, जो कि एक्सप्लांट के तौर पर हम सर्वप्रथम काम में लेते हैं। जो भी एक्सप्लांट हम लेना चाहते हैं, उस एक्सप्लांट को हम अच्छी तरीके से धोते हैं। धोने के बाद में उसे हम 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर उसको स्टरलाइज करते हैं। डिस्टिल वाटर से उसको हम धोते हैं, और डिस्टिल वाटर से धोने के बाद में उसे हम लेमिनर फ्लो क्लीन एयर पेंच के माध्यम से
तैयार किए गए संवर्धन माध्यम पर रखते हैं। सामान्यतः कैलस कल्चर के लिए माध्यम के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन कम डालते हैं, और हाई ऑक्सीजन टू लो साइटोकाइनिन माध्यम पर हम रख करके कैलस का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे कल्चर्स को हम कल्चर रूम के अंदर अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि कैलस निर्माण के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब हम यहाँ पर कैलस के निर्माण के लिए हम रखते हैं, जो कर्तोतक जो होता है, उस कर्तक से सबसे पहले छोटे छोटे कोशिकाओं के प्रस्फुटन शुरू होते हैं, जैसा कि स्लाइड के अंदर ए पार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैलस के दोनों कटे हुए एंड से कोशिकाओं के समूह गुच्छ बाहर निकल के आ रहे हैं। ये आगे चल करके जब हम इसको सब कल्चरिंग करते हैं 21 दिन के बाद में, तो कैलस की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ करके काफ़ी सारी हो गई है और एक पूरा बड़ा गुच्छा दिखाई दे रहा है, जिसे हम कैलस कहते हैं। इस कैलस को कुछ समय तक सब कल्चरिंग करके काफ़ी मात्रा में इसकी संख्या को बढ़ा लिया जाता है, और इसके पश्चात इसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस माध्यम पर रखते हैं, जिसके अंदर अंग जनन करने के लिए माध्यम के अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा को बढ़ा करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम किया जाता है। जब हम साइटोकाइनिन की मात्रा को बढ़ा करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हरापन आना प्रारंभ हो गया, और आगे चल करके उसके अंदर कई सारे शूट्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कैलस हम देख रहे हैं डी और ई के अंदर देख रहे हैं हम कई सारे कैलस से शूट्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और कई बार कैलस की कोशिकाओं से प्रीमेच्योर रूप से रूट्स का निर्माण भी हो जाता है, जो कि एफ के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनोजेनेसिस माध्यम पर रखते हैं कैलस को, और कैलस को जब ऑर्गेनोजेनेसिस माध्यम के ऊपर रखते हैं तो उसमें कई सारे शूट्स का निर्माण हो जाता है, वहाँ पर प्ररोहों का निर्माण हो जाता है। इन प्ररोहों को बाद में जैसा कि जी और एच में दिखाया गया है, इन शूट्स को हम रूटिंग माध्यम पर, जिसमें जड़ का निर्माण होता है, आईबीए की मात्रा को उसमें रख करके ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बाकी सारे हटा देते हैं, और केवल इंडोल ब्यूटारिक एसिड माध्यम में रख करके और उन शूट्स को काट करके रूटिंग माध्यम में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पर उनके अंदर रूट्स का निर्माण हो जाता है। और रूट्स का निर्माण होते ही ये एक संपूर्ण पादपक और कंप्लीट प्लांटलेट का निर्माण कर देता है। तो हम इस पूरी स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैलस का निर्माण होता है, कैलस का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कैलस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस माध्यम पर रखते हैं, और ऑर्गेनोजेनेसिस माध्यम पर रखने के बाद में जब उसमें कई सारे सूट्स बन जाते हैं तो उसे रूटिंग माध्यम में रख करके और उनमें रूट्स का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार एक कंप्लीट प्लांटलेट जो है वो कैलस से निर्माण किए जा सकते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कैलस से कई सारे शूट आपको दिखाई दे रहे हैं। सूट सारे निकल गए, लेकिन इनमें रूट कहीं नहीं भी है। और इस माध्यम के अंदर हमें जैसा कि बताया गया है कि साइटोकाइनिन की मात्रा को इसमें बढ़ा कर रखा जाता है, जिससे कि कैलस से वापस अंगों का निर्माण प्रारंभ हो सके। ये सूट्स किस प्रकार से मल्टीप्लाई करके बड़ी मात्रा में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। जब कई सारे सूट्स हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि एक गुच्छा पूरा कई सारे प्ररोहों का दिखाई दे रहा है। ये लगातार जब हम बार बार सब कल्चरिंग करते हैं तो ये संख्या में पहले 5 से 25 होते हैं, 25 से 100 होते हैं, 100 से 200, 500, इस प्रकार से बड़ी संख्या में कई सारे प्ररोहों का निर्माण कर लिया जाता है। इन प्ररोहों को जैसा कि आपको दिखाया गया है कि रूटिंग माध्यम पर रखा जाता है, और रूटिंग माध्यम में हम देख रहे हैं कि जैसे स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं माध्यम के नीचे की तरफ आपको जो वाइट कलर की रूट्स इसमें दिखाई दे रही है। तो जब ये सूट्स रूट का निर्माण कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पादप का निर्माण हो जाता है। इन सूट्स को निकाल करके बाद में गमलों के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि एक्लीमेटाइजेशन के लिए कुछ समय के लिए मिस्ट हाउस में रखा जाता है। मिस्ट हाउस के अंदर एक ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े नर्सरीज के अंदर उनके अंदर आपने मिस्ट हाउस देखे होंगे। इन मिस्ट हाउस के अंदर एक ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट का मेंटेन किया जाता है। ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट की मेंटेन करने के लिए इस मिस्ट हाउस के एक तरफ कूलिंग प्लेट लगे रहते हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा सा एग्जॉस्ट लगा रहता है। एग्जॉस्ट लगातार एयर बाहर फेंकता है और मिस्ट हाउस के अंदर जो ह्यूमिडिटी का निर्माण है कूलिंग प्लेट पर गिरने वाले पानी के कारण उस पूरे मिस्ट हाउस के अंदर एक ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट का निर्माण हो जाता है। और ये ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट पूरे मिस्ट हाउस के अंदर आपको
निर्मित होती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि टिश्यू कल्चर के प्लांट जहाँ 80 से 90% ह्यूमिडिटी के अंदर रखे जाते हैं, तो उनको निकाल करके जब हम मिस्ट हाउस में रखते हैं तो मिस्ट हाउस के अंदर वो ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट के अंदर धीरे धीरे उच्च आर्द्रता से निम्न आर्द्रता की ओर जब इनको स्थानांतरित किया जाता है तो ये सारे के सारे हार्डन हो जाते हैं, ये एक्लिमेटाइज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम एक उच्च ह्यूमिडिटी से आए थे और अब हम निम्न ह्यूमिडिटी की तरफ जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करके उनके अंदर जो है एक स्ट्रेंथ उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम बाद में बड़े ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं गमलों के अंदर, और ये ग्रीन हाउस से फाइनली फील्ड के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। टिश्यू कल्चर की दूसरी विधि जिसे हम सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस या कायिक भ्रूण जनन कहते हैं। कायिक भ्रूण जनन एक ऐसी विधि है जिसके अंदर पादप के उत्तक को ऑक्सीजन कंटेनिंग माध्यम पर रखा जाता है, और जब ऑक्सीजन कंटेनिंग माध्यम पर रखा जाता है तो उसके अंदर एक्सप्लांट के ऊपर सीधे ही सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जो कि प्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहलाता है। कई बार कैलस के द्वारा भी कायिक भ्रूणों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहते हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहलाता है जिसमें उत्तक के ऊपर सीधे ही भ्रूणों का निर्माण होता है, कायिक भ्रूणों का निर्माण होता है, जबकि दूसरा मेथड जिसके अंदर पहले कैलस का निर्माण किया जाता है और कैलस के निर्माण के पश्चात उस कैलस के धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को जब कम किया जाता है तो उसके अंदर भ्रूणों का निर्माण होता है, उसे हम अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन के माध्यम से पौधे के किसी भी उत्तक से हम सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें जब कैल्शियम प्लांट का निर्माण कर सकते हैं तो हमें कायिक भ्रूणों की क्या आवश्यकता है, कायिक भ्रूण बनाने की विधि की ऐसी क्या उपयोगिता है। तो हम ये देखते हैं कि कायिक भ्रूण जो होते हैं वो अपने अंकुरण में द्विध्रुवी होते हैं। द्विध्रुवी का मतलब बाईपोलर होते हैं, और बाईपोलर का मतलब है कि ऊपर से शूट और नीचे से रूट का निर्माण करना पड़ता है। जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि कैलस निर्माण के अंदर हमें सूट पहले अलग से बनाने पड़ते हैं, उन सूट्स को हमें रूटिंग माध्यम में रखना पड़ता है, जब जाकर के पूरे पौधे का निर्माण होता है। और यहाँ पर जब हम सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण का निर्माण करते हैं उसे हम सीधे ही जब ऑक्सीजन फ्री माध्यम पर ट्रांसफर करते हैं तो ऊपर से शूट और नीचे रूट निकल जाती है। अतः इसके अंदर हमें अलग से सूट और रूट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दोनों ही एक साथ बनते हैं। इसलिए ये मेथड कई बार ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सोमेटिक एम्ब्रियो के द्वारा हम कृत्रिम बीज का निर्माण भी कर सकते हैं, सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से एक कैल्शियम एल्जिनेट की जेल के अंदर की तरफ जो है आपको एक डाइकोट एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियो निर्माण के लिए हम एक सोमेटिक एम्ब्रियो को हम एक फ्लास्क में रख देते हैं नीचे, और ऊपर से बूंद बूंद करके कैल्शियम नाइट्रेट और एल्जिनेट ये दोनों मिक्स करके ड्रॉप के रूप में जब गिराते हैं तो सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों ओर एक कैल्शियम एल्जिनेट का कैप्सूल बन जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। इसके अंदर पेस्टिसाइड, फंजीसाइड ये सारे डाल करके रखे जाते हैं ताकि जो सोमेटिक एम्ब्रियो को कोई भी फंगस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो सके। और इन सोमेटिक एम्ब्रियोज को जलयोजित बीज के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है और इनको सीधे ही फील्ड में बो करके प्लांट का निर्माण किया जा सकता है। देन तीसरा मेथड जिसे हम एडवेंटिशियस शूट बड फॉर्मेशन या अपस्थानिक प्ररोह प्रचुरण माध्यम कहते हैं। ये जो माध्यम होता है इसके अंदर किसी भी एक्सप्लांट को जब साइटोकाइनिन युक्त माध्यम पर रखा जाता है तो उनके सतह से सीधे ही अपस्थानिक प्ररोहों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और ये अपस्थानिक प्ररोह बाद में बड़ी संख्या के अंदर मल्टीप्लाई करके और इन्हें बहुगुणित कर लिया जाता है। जब हमें काफ़ी संख्या में हमारे पास प्ररोहों का निर्माण हो जाता है तो इन प्ररोहों को रूटिंग माध्यम पर रख करके इनमें जड़ों का निर्माण कर लिया जाता है, और इस प्रकार से एक कंप्लीट प्लांटलेट का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर पौधे के कक्षस्थ और अन्य भागों को छोड़ करके पौधे के चाहे वो पर्ण है, चाहे वो हाइपोकोटाइल है, चाहे वो स्तंभ है, उसकी सरफेस पर सीधे ही प्ररोहों का निर्माण किया जाता है। इसलिए हम इसे अपस्थानिक प्ररोह कलिका प्रचुरण के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जो चौथा मेथड है
वो एक्सिलरी शूट बट प्रोलिफरेशन का मेथड है, जिसके अंदर हम किसी भी नोडल एक्सप्लांट के अक्ष से, या हम कह सकते हैं कक्ष से, हम जानते हैं कि जब भी कोई प्लांट जो होता है उसके लीफ और जो सूट या ब्रांचेज जहाँ से निकलती है उसके कक्ष के अंदर कुछ एक्सिलरी बर्ड्स होती है। नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर सामान्यतः हम देखते हैं कि उस कक्ष से या उसके उस पर्टिकुलर एक्सिल से एक या दो सूट ही निकलते हैं। अगर हम इस नोडल एक्सप्लांट को साइटोकानिन, उच्च साइटोकानिन लो ऑक्सीजन माध्यम के ऊपर जब हम स्थानांतरित करते हैं तो इस पर्टिकुलर एक्सिल से 2 के बजाय 4, 7, 8 सूट्स का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो डोरमेंट बर्ड्स होती है वो साइटोकाइनिन की मात्रा को प्राप्त करके और प्रोलिफरेट हो जाती है, और जहाँ पर हम 2 या 4 सूट नेचर के अंदर निकल रहे होते हैं उनकी संख्या में 2 से 3 फोल्ड वृद्धि हो जाती है। इन काइक सूटों को जब हम मल्टीप्लिकेशन माध्यम पर रखते हैं और जब इनका बार बार हम सब कल्चरिंग करते हैं तो बड़ी संख्या के अंदर हमारे पास सूट्स की उपलब्धता हो जाती है। इन प्ररोहों को जब हम रूटिंग माध्यम पर रखते हैं तो इनमें रूट्स का निर्माण हो जाता है, और रूट्स का निर्माण होने के साथ ही पूर्ण पादपक का निर्माण हो जाता है। अब एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन का मेथड क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन से कैलस से हम जानते हैं कि विविधता की संभावना या वेरिएशन की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब हम किसी भी एक्सप्लांट के एक्सिल से और उससे अगर हम सूट निकालते हैं तो उनके अंदर वेरिएशन की संभावना या विविधताओं की संभावना कम होती है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए काम में लिए जाते हैं, जो कि एक टिश्यू कल्चर के अंदर ट्रू टू टाइप मेंटेन करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम अगर एक मॉडल के रूप में देखें तो कैरेट टिश्यू कल्चर का जो मॉडल है उससे किस प्रकार से हम पौधों का निर्माण कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर का एक मॉडल मेथड है जिसके द्वारा ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से हम पौधे के किसी भी उत्तक से प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस स्लाइड के अंदर कैरेट टिश्यू कल्चर मॉडल को समझाया गया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक गाजर लेते हैं। गाजर को लेने के बाद में उसका बाहर का हिस्सा छील करके साफ कर लेते हैं, उसे पानी से अच्छी तरीके से धोते हैं, और धोने के बाद में उसे स्टरलाइज करते हैं। पहले डिटर्जेंट से धोते हैं, उसके बाद में उसको मर्क्यूरी क्लोराइड या अल्कोहल से धो करके और उसको विसंक्रमित कर लेते हैं। विसंक्रमित करने के बाद में इस गाजर के ब्लेड के द्वारा या चाकू के द्वारा कई सारे गोल गोल पीस कर लिए जाते हैं, और ये सारे पीसेज जो है हम डिस्टिल वाटर के अंदर रख करके कॉर्क बोरर की सहायता से उनके केंद्र का हिस्सा निकाल करके कर्तोत्तक के रूप में काम में लेते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये हिस्सा जो कि कैम्बियम और उसका जो टिश्यू है केंद्र का, वो सारा इसमें सम्मिलित होता है। इसको हम एक कैलस कंटेनिंग माध्यम जिसके अंदर हाई ऑक्सीजन टू लो साइटोकाइनिन माध्यम होता है उस पर रखते हैं, और कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि उसके ऊपर कैलस का निर्माण हो जाता है। कई सारी कोशिकाएं उस उत्तक से विभेदित होती है और एक अविभेदित कोशिकाओं का एक संगठन बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस को बार बार सब कल्चरिंग करके इसकी मात्रा में वृद्धि कर ली जाती है, और धीरे धीरे उसको अपने ऑक्सीजन माध्यम से फ्री करते हुए, उसमें से ऑक्सीजन को हटाते हुए कैलस को जब सब कल्चरिंग किया जाता है तो सब प्रथम उसके अंदर एम्ब्रॉइड्स और हम कह सकते हैं भ्रूणाभों का निर्माण होता है। ये भ्रूणाभ जब हम मैच्योरिटी पे रखते हैं या उसको हम बार बार सब कल्चरिंग करते हैं तो ये सब कल्चरिंग के द्वारा परिपक्व हो जाते हैं और एक भ्रूण के रूप में, सोमेटिक एम्ब्रियो के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इन सोमेटिक एम्ब्रियो को जब ऑक्सीजन फ्री माध्यम में स्थानांतरित करते हैं तो इसमें ऊपर सूट और नीचे रूट का निर्माण होता है। इस प्रकार एक पूर्ण पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस मॉडल के द्वारा हम ये समझा सकते हैं कि किस प्रकार से सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा हम बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर के 4 प्रमुख विधियां थी जिसे हम किस प्रकार से बड़ी संख्या में पौधों का निर्माण कर सकते हैं समझाया गया था। धन्यवाद। थैंक्स।